हाय, मैं हूँ फौजिया और आज मैंने सोचा है कि थ्री बॉडीज प्रॉब्लम जो शो आया था नेटफ्लिक्स का उसको एक्सप्लेन करूँगी। थ्री बॉडी प्रॉब्लम, सॉरी। तो उस शो को मैंने रिसेंटली देखा है और अभी एक्चुअली पूरा सीज़न देखा भी नहीं है। लास्ट का एक एपिसोड या दो एपिसोड रह गए हैं। लेकिन काफ़ी टाइम बाद मुझे कोई शो वाकई बहुत अच्छा लगा और मन करा था उस शो को देखने के दौरान कि इसको मैं थोड़ा और अच्छे से समझूं, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझा सकूँ। आम तौर पे ना सीरीज़ एक्सप्लेन करते वक़्त अब मुझे थोड़ी झिझक होती है, क्योंकि ज़्यादातर शोज़ इतने अच्छे लगते ही नहीं है, इतना मज़ा आता ही नहीं है कोई भी शो देखने में कि उसके बारे में मतलब एपिसोड दर एपिसोड बात करने का दिल चाहे। लेकिन इस शो को देखने के बाद मुझे खुद भी लगा कि नहीं, नहीं, थोड़ा मैं रिसर्च करती हूँ और थोड़ा आपसे इस बारे में डिटेल में बेसिकली बात की जाए और हर एपिसोड को कवर किया जाए। तो इस एपिसोड में मैं कोशिश करूँगी कि इसका जो पूरा फर्स्ट एपिसोड है उसकी स्टोरी आपको बता पाऊँ और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी जो मुझे पढ़ते वक्त इधर उधर मिली है वो आपको बताऊंगी। तो अगर आपको अच्छा लगेगा और अगर आप चाहेंगे कि मैं इसके और भी एपिसोड्स एक्सप्लेन करूं आपको, तो प्लीज़ कमेंट्स के ज़रिए और लाइक्स के थ्रू बेसिकली बताइए मुझे। अगर आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो ये वीडियो बेसिकली सर्च में ऊपर आएगा और मुझे भी पता चलेगा कि भाई आप ज़्यादा देखना चाहते हैं इस तरह का कंटेंट। तो शुरू करते हैं थ्री बॉडी प्रॉब्लम। ये रहा। तो वैसे ये नेटफ्लिक्स टॉप 10 में तो है ही ये शो, क्योंकि इसे बनाने वाले कौन है पता ही है हमें, डी जिन्हें कहा जाता है। और गेम ऑफ थ्रोन्स के क्रिएटर्स थे ये। और उसके बाद लोग कुछ खफा हो गए थे इनसे इस वजह से, क्योंकि लोगों के हिसाब से गेम ऑफ थ्रोन्स शो की जो एंडिंग है उसके साथ इंसाफ नहीं कर पाए ये क्रिएटर्स। लेकिन इस शो को देखने के बाद समझ में आया है कि अगर इनके पास पूरी किताब अवेलेबल हो, पूरा कंटेंट अवेलेबल हो, तो ये अच्छे से शो बना सकते हैं। वैसे भी हमें भूलना नहीं चाहिए कि गेम ऑफ थ्रोन्स का जो पहला सीज़न है, दूसरा सीज़न है, बाद के जो कुछ सीजन्स हैं जो इन्होंने ही बनाए थे, जिसकी वजह से हमें वो शो इतना अच्छा लगा था। तो शो को बनाया तो मतलब फिल्म मेकर या फिर शो रनर तो ये अच्छे हैं ही। तो ये जो शो है ये एक्चुअली जिस किताब पर बेस्ड है वो एक चाइनीज़ राइटर की किताब है। लियू सशन नाम है उनका, और वो खुद एक कंप्यूटर इंजीनियर रह चुके हैं। और ये जो किताब है उसके बारे में कहा जाता है कि वो पढ़ते वक्त आपको वाकई एहसास हो जाएगा कि जो इसके ऑथर हैं वो कंप्यूटर इंजीनियर हैं, क्योंकि किताब जो है उसमें पार्टिकल फिज़िक्स, साइंस के बारे में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बात की गई है। पेजेस दर पेजेस, पैराग्राफ्स पर पैराग्राफ्स जो हैं वो साइंस के एक्सपेरिमेंट्स और उसकी नॉलेज से भरे हुए हैं। वैसे इस ये जो किताब है इसका एक और शो बन चुका है, चाइनीज़ लैंग्वेज में ही एक शो बना था जो 2023 में आया था। उस शो का नाम था थ्री बॉडी और उसके टोटल 30 एपिसोड्स थे। तो अभी तो फ़िलहाल हम वैसे ये मान के चल सकते हैं कि ये जो शो है इसके भी 3 सीज़न तो आने ही चाहिए, क्योंकि 3 किताबें हैं। और अगर हम ये मान के चले कि एक एपिसोड में 8 से 10 एपिसोड होंगे, मतलब एक शो सीज़न में 8 से 10 एपिसोड होंगे, तो कवर तो हो ही जानी चाहिए तीनों किताबें, ये जो ट्रिलॉजी है। अब ये जो किताब है इसकी शुरुआत तो वैसे अलग जगह से होती है, लेकिन शो की शुरुआत जो है वो एक रियल घटना से होती है। नॉट एग्जैक्टली रियल घटना, लेकिन वहीं से इंस्पायर्ड हैं इवेंट्स। और भले ही साइंस फिक्शन की कहानी है ये, लेकिन ये जो इवेंट है ये सच में हुआ है इस तरह का। 1966 की बात होती है और बीजिंग की स्टोरी है ये। बीजिंग में बेसिकली जो यूनिवर्सिटीज़ थे, जो कॉलेजेस थे, वहाँ पे जो साइंस के स्टूडेंट्स थे, साइंस के जो प्रोफेसर्स थे, बेसिकली जो भी लोग आइंस्टाइन की थ्योरीज पढ़ाते थे अपने स्टूडेंट्स को, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में समझाते थे, या फिर बिग बैंग थ्योरी में बिलीव करते थे या उसके बारे में पढ़ाते थे, उन लोगों को बेसिकली जो गवर्नमेंट है वो ये रेवोल्यूशनरीज जो हैं वो उन्हें निशाना बना रहे थे, उन्हें टारगेट कर रहे थे और उन्हें पब्लिकली ह्यूमिलिएट किया जाता था। और उन्हें ये कहा जाता था कि आप जो भी चीज़ें पढ़ा रहे हैं वो गलत हैं और आप अमेरिकन जो चीज़ें हैं उसमें बिलीव कर रहे हैं। तो साइंस जो है उसे भी अमेरिकन और नॉन अमेरिकन बना दिया गया था उस दौर में।
साइंस के अगेंस्ट था वो दौर, एक तरह से आप इस शो के ज़रिए ये समझ सकते हैं। काफ़ी कुछ सिंबॉलिक भी है इस कहानी में। जैसे जैसे आप ये शो देखेंगे आपको रियलाइज़ होगा कि जिस तरह का दौर दिखाया जा रहा है पास्ट में, जैसे 1966 की ये जो घटना दिखाई है, इसी तरह की कट्टरता आज के ज़माने में भी है, और किस तरह से साईफाई दुनिया में भी ये कट्टरता जो है वो एग्जिस्ट करती है। इस तरह का सिंबल जो मुझे महसूस हुआ शो को देखकर। आपको क्या लगता है, प्लीज़ कमेंट्स के ज़रिए बताइएगा। और एक बात यह है कि मैं एपिसोड 1 के अलावा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगी, तो आप स्पॉइलर फ्री रिव्यू ही इसे समझिए। और एपिसोड 1 की स्टोरी आप यहाँ समझ सकते हैं। अगर आपने शो नहीं देखा है तो उसके अब बाद के एपिसोड्स या फिर पूरा सीरीज़ जो है आप नेटफ्लिक्स पर जाकर फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो स्पॉइलर मैं पूरी सीरीज़ की नहीं दे रही हूँ, वैसे इतना क्लियर कर देती हूँ। तो खैर, ये जो रेड गार्ड्स हैं, इन्होंने यहाँ पर एक प्रोफेसर को पकड़ा हुआ है, और इस प्रोफेसर को इसीलिए सज़ा दी जा रही है क्योंकि वो साइंस पढ़ाते थे, और इनकी जो बेटी है वो भी भीड़ में मौजूद है। इस सीन को देखकर मुझे गेम ऑफ थ्रोन्स का वो सीन याद आ गया था, जब नेड स्टार्क जो हैं वो एक तरह से सूली पर थे, और आर्या स्टार्क पब्लिक में थी और अपने पिता को देख रही थी इतनी बुरी हालत में, उनका सर कलम होते हुए देखती है। कुछ कुछ वैसा ही सीन ये है। और ये जो लड़की है ये भी अपने पिता को बेसिकली मौत के घाट उतरते हुए देखती है, और ये देखती है कि किस तरह से नाइंसाफ़ी हो रही है, और इस नाइंसाफ़ी की वजह से उसके पिता की मौत हुई। इस लड़की का नाम है ये वेंजे, और ये बेसिकली बेबस है, और ज़्यादा कुछ अपने पिता को बचाने के लिए कर नहीं पाती, बस बाहर से ही देखती है। और ये भी दिखाया जाता है कि इस शख्स की जो पत्नी है वो भी स्टेज पर आकर इससे किसी तरह का एसोसिएशन रखने से इनकार कर देती है, क्योंकि उसके पास भी कोई और ऑप्शन होता नहीं है, उसे भी मार ही दिया जाता। तो खैर कोई बात नहीं, ये सब इवेंट्स जो हुए थे चाइना में पहले के कभी, उन इवेंट्स को ही बेस बना के ये स्टोरी कही गई है। अब आ जाते हैं हम कहाँ, फ़िलहाल 2024 में। यहाँ पर है स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस एजेंसी, उनके डिटेक्टिव हैं जिनका नाम है क्लेरेंस, और ये कुछ केसेस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। फ़िलहाल ये जिस कमरे में है वो एक मरे हुए साइंटिस्ट का कमरा है, और उसने सुसाइड कर लिया है। उसने, आप जब शो देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियरली नज़र आएगा कि उसने मरने से पहले अपने कमरे की दीवारों पर कुछ कोड्स लिखे हुए थे, कुछ काउंटडाउन लिखा था, नंबर्स थे, और साथ ही ये भी लिखा था आई स्टिल सी इट। और इस शख्स ने अपनी आंखें निकाल ली और ख़ुद को मार डाला। अब हमें ये पता चलता है कि इस तरह के जो केसेस हैं वो दुनिया भर में हो रहे हैं। अलग अलग साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट जो हैं, जिन नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया जा रहा है, बेसिकली जो दुनिया के एकदम टॉप माइंड्स हैं, वो सुसाइड कर रहे हैं। और इसकी क्या वजह है वो हमें धीरे धीरे शो देखते वक्त समझ आएगा। अब चलते हैं आगे। हाँ, चलते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर एक पार्टिकल एक्सेलरेटर है। तो मुझे साइंस के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ह्यूमैनिटीज़ से मैंने पढ़ाई की है, साइंस की स्टूडेंट कभी भी नहीं थी। लेकिन ये शो एक्सप्लेन करते करते या आपको साईफाई की कहानियाँ बताते बताते मैं कुछ थोड़ा बहुत सर्च करती हूँ, तो जो भी आपको बताऊँगी उसमें गलतियाँ हो सकती हैं, आप माफ़ करिएगा। और उसके अलावा मेरी भी इन्फॉर्मेशन बढ़ाइएगा अगर कमेंट्स के ज़रिए आप मेरी गलतियों को ठीक कर सके तो। खैर, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का पार्टिकल एक्सेलरेटर है। ये होता क्या है इसके बारे में मैंने थोड़ा पढ़ा, तो आपको मतलब उसी भाषा में बताने की कोशिश करूँगी। पहले तो हम मिल जाते हैं सॉल से, ठीक है। ये सॉल है और ये है इनकी बॉस वेरा। और ये जो वेरा है वो एक ज़माने में सॉल की टीचर थी, उनको पढ़ाती थी, उनकी प्रोफेसर थी। और अब सॉल वेरा के लिए काम करता है, उनका लैब असिस्टेंट है। तो इन दोनों के बीच बातचीत होती है जो थोड़ी सी डिप्रेसिव बातचीत होती है। हमें ये समझ में आता है कि जो दुनिया भर के कोलाइडर्स हैं, दुनिया भर के जो ये पार्टिकल एक्सेलरेटर्स हैं, ये ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। अब इनका काम क्या होता है, शॉर्ट में अगर समझा पाऊँ आपको, तो ये मशीन्स होती हैं जिसके अंदर बेसिकली एटम्स को आपस में स्मैश किया जाता है, उनको तोड़ा जाता है, और बेसिकली प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के ज़रिए इस काम को अंजाम दिया जाता है। कैसे होता है मुझसे ज़्यादा मत उम्मीद करिए समझाने की। इतना समझ में आया मुझे जो पढ़ने के थ्रू कि स्पीड ऑफ लाइट के
स्पीड तक पहुंचने की कोशिश की जाती है इन एक्सेलरेटर्स में, और एटम को उन सारी स्पीड्स पे रन किया जाता है और कोलाइड किया जाता है, और फिर जो भी इंटरेक्शंस होते हैं इन सब के, साइंटिस्ट उन्हें स्टडी करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये एटम्स जब टूटते हैं या जब लाइट की स्पीड में जाते हैं तो होता क्या है। ठीक है, तो अब ये जो पार्टिकल एक्सेलरेटर्स हैं दुनिया भर के, इंक्लूडिंग ये जो ऑक्सफोर्ड वाला जो है, वो काम नहीं कर रहा है ठीक से और उल्टी सीधी रीडिंग्स दे रहे हैं, जिसका कोई सेंस नहीं बन रहा। बेसिकली साइंस और लॉज ऑफ फिज़िक्स जो हैं उसे पूरी तरह से मतलब उसका कुछ सेंस ही नहीं बन रहा है, कुछ भी नंबर्स उल्टे सीधे आ रहे हैं। तो जितने भी साइंटिस्ट हैं वो सारे परेशान हैं, और साइंटिफिक जो कम्युनिटी है दुनिया भर की वो सोच रही है कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि दुनिया भर के एक्सेलरेटर्स में सेम प्रॉब्लम आ रही है। तो वेरा जो है वो भी परेशान है, क्योंकि उसका जो एक्सेलरेटर है यहाँ ऑक्सफोर्ड में वो भी ठीक से काम नहीं कर रहा है, और इस वजह से उसका जो काम है वो शट डाउन हो गया है। वो यहाँ पर सॉल से बात करते हुए कहती है कि क्या तुम गॉड में बिलीव करते हो, और इसके बाद हम देखते हैं कि वो एक ऊंचे से प्लेटफॉर्म पर जाकर खड़ी हो जाती है, और नीचे एक बड़ा सा पानी का टैंक होता है, और इस टैंक में वो छलांग लगाती है और बेसिकली मौत के मुंह में चली जाती है, मर जाती है। ये जो टैंक है इसका पानी का लेवल इस वक्त कम होता है। ये टैंक आप जब देखा होगा आपने तो आपको खुद भी लगा होगा कि ये है क्या, तो थोड़ा सा देखने में अजीब और अलग तो था ही ये एक्चुअली इसको कहा जाता है शेरनकोव्स टैंक, ऐसा ही कुछ कहते हैं, मैंने सर्च किया था। ये भी एक पार्टिकल डिटेक्टर है, और वैसे आमतौर पे इसमें पानी का लेवल ज़्यादा होता है, लेकिन क्योंकि उसका प्रोजेक्ट जो है वो शट डाउन हो गया है, इसलिए इसमें पानी का लेवल जो है अभी कम है और ये ऊपर तक नहीं भरा है। और ऐसा लगता है कि शायद ये अपने प्रोजेक्ट के बंद होने की वजह से, और साइंस क्योंकि सेंस नहीं कर रही है, इसलिए ये एक तरह से डिप्रेशन का शिकार है और इसलिए कूद जाती है, मौत के मुंह में चली जाती है, ऐसा हमें फ़िलहाल लगता है। इसके अलावा क्या होता है आपको बताती हूँ मैं, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। हाँ ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट सीन पे। ये है ऑगी और जिन। ठीक है, ये दोनों जो कैरेक्टर्स हैं ये वेरा के ही पास्ट स्टूडेंट्स हैं। जिस तरह से सॉल को दिखाया गया था वैसे ही ये भी स्टूडेंट ही थे। ये दोनों दोस्त हैं और इधर उधर की बातें कर रहे होते हैं, तभी इसको रियलाइज़ होता है ऑगी को कि उसको कुछ लाइट्स दिख रही हैं चमकती हुई, और ये जो लाइट्स हैं ये फाइनली फोकस में आती हैं और कुछ नंबर्स दिखाती हैं ऑगी को, जैसे कुछ काउंटडाउन चल रहा हो। वो आसपास के लोगों से भी बात करने की कोशिश करती है, उसको समझ नहीं आता कि ये नंबर सिर्फ उसी को दिख रहे हैं क्या, और समझ में उसको रियलाइज़ होता है कि इस बारे में ज़्यादा किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, और ये जो नंबर्स हैं वो शायद धीरे धीरे अपने आप चले जाएं। वो समझने की कोशिश करती कि ये हो क्या रहा है, बट क्लियर नहीं हो पाता है कुछ भी। फ़िलहाल जो है हम चलते हैं क्लेरेंस के पास जी वापस। यहाँ पे थोड़ा डिटेल्स हमें पता चलता है कुछ कैरेक्टर्स के बारे में, जिसमें वेरा के 5 स्टूडेंट्स वैसे तो शामिल हैं, जिसमें जिन है जिसको अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, ऑगी है जिसे काउंटडाउन नज़र आ रहा है। इसके अलावा जैक नाम का एक कैरेक्टर है जो गेम ऑफ थ्रोन्स में सैमुअल टार्ली था, और ये एक ड्रॉप आउट है फ़िलहाल इस शो में, लेकिन बहुत ज़्यादा इसने पैसे कमाए हैं क्योंकि इसने अपना एक चिप्स का बिज़नेस स्टार्ट किया था, और ये एक तरह से मल्टी मिलेनियर काइंड ऑफ पर्सन बन चुका है, खूब पैसे कमा रहा है साइंस की पढ़ाई छोड़कर। तो इसके अलावा और भी स्टूडेंट्स हैं। विल डाउनिंग करके कैरेक्टर है जो अभी खुद एक प्रोफेसर बन चुका है, और उसके अलावा सॉल से तो आप मिल ही चुके हैं, सॉल को आपने देखा जो अभी वेरा का लैब असिस्टेंट है। तो ये सारे कैरेक्टर्स हैं। ऑगी के बारे में बता देती हूँ कि वो एक नैनो टेक्नोलॉजी कंपनी उसने स्टार्ट की है, मतलब वो भी एक साइंटिस्ट ही है। जिन एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट है जो दुनिया भर के जो पार्टिकल एक्सेलरेटर्स हैं उनकी स्टडी करती है, उनके जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उन्हें एनालाइज करती है। विन डाउनिंग के बारे में आपको बताया कि वो एक टीचर हैं, और उनके दिल में जिन के लिए बहुत अरसे से प्यार वाली फीलिंग्स हैं जो कभी भी उससे शेयर नहीं की उन्होंने। उनके दोस्त हालांकि कहते हैं कि जिन को बता दे कि दिल में क्या है, बट वो कुछ कहते नहीं हैं। खैर
वेरा की मौत हो चुकी है और इस वजह से उसके ये जो पांचों स्टूडेंट्स हैं ये मिलते हैं, ये एक फ्यूनरल में उसके शामिल होते हैं। एक तरह से रियूनियन होता है इनका, और ये जिक्र करते हैं कि दुनिया भर में साइंस की दुनिया में मतलब बेसिकली क्या घट रहा है, कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा है, और साइंटिस्ट सारे परेशान हैं, और शायद वेरा ने भी इसीलिए ख़ुदकुशी की है, और शायद बाकी जो साइंटिस्ट्स हैं वो भी इसीलिए मर रहे हैं। तो ऐसा इनका अंदाज़ा है। ऑगी जो है वो थोड़ी देर के लिए बाहर जाती है और यहाँ पर इसे कोई मिलता है। एक औरत होती है जो उससे ऐसे ही बातचीत स्टार्ट करती है और फिर उसे कहती है कि जो काउंटडाउन तुम्हें दिख रहा है वो बंद हो सकता है अगर तुम मेरी बात मानो। तुम्हें जो भी तुम्हारा जो काम चल रहा है तुम्हारी लैब में उसे बंद करना होगा, और फिर ये काउंटडाउन दिखना तुम्हें बंद हो जाएगा। और वो उसे ये भी कहती है कि अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा तो कल रात को तुम आसमान में देखना, और तुम्हें आसमान जो है वो पलकें झपकता हुआ नज़र आएगा, तुम्हें विंक करता हुआ दिखेगा। तो ऑगी उसकी बात को वैसे तो इग्नोर करती है, बट फिर थोड़ी देर में ये जो औरत है यहाँ से गायब हो जाती है। और जो काउंटडाउन है ऑगी को जो दिख रहा है उसके बारे में इस औरत को कैसे पता है, इस बारे में ख़ुद ऑगी भी सोच रही है कि ऐसा कैसे हो रहा है। वापस चलते हैं पास्ट में हम हैं 1967 में। येंजे जिस कैरेक्टर को हमने एपिसोड की स्टार्टिंग में देखा था, उसके पिता की मौत को 1 साल बीत चुका है। वो मंगोलिया के एक हिस्से में हैं और ऐसा लगता है कि अभी भी मतलब शायद किसी तरह की सज़ा काट रही है या फिर आर्मी के अंडर काम कर रही है, और इन्हें पेड़ काटने का काम सौंपा गया है और पूरे पूरे फॉरेस्ट्स को ख़त्म किया जा रहा है। यहाँ पर इसकी मुलाकात होती है एक जर्नलिस्ट से जो जिसके साथ इसका रोमांस भी स्टार्ट होता है, और ये जर्नलिस्ट इसे एक किताब देता है जिसका नाम है साइलेंट स्प्रिंग। और ये किताब एक्चुअल में बहुत पॉपुलर थी और एक इसे हम इन्वायरमेंटलिस्ट किताब कह सकते हैं। और दुनिया कैसे तबाह हो रही है, इंसान कैसे दुनिया को तबाह कर रहा है, इसके बारे में इसमें काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं। तो इस किताब के साथ जो हमारी ये वेंजे हैं वो पकड़ी जाती हैं, और आर्मी जो ऑफिसर है वो उसकी फिर से क्लास लगाता है और कहता है कि ऐसी किताबें, ये अमेरिकन किताबें यहाँ पर बैन हैं और तुम्हें सज़ा मिलेगी, तुम्हें जेल में डाला जाएगा। अब उसके पास 2 ऑप्शन हैं। उसे कहा जाता है कि या तो तुम हमें ये इन्फॉर्मेशन दो कि तुम्हारे जो फादर हैं उनकी किन किन लोगों के साथ मीटिंग्स होती थी, उनकी इन्फॉर्मेशन हमें दो। वेंजे जो है कोऑपरेट करने से मना कर देती है और इसी वजह से उसको सज़ा मिलती है और उसे वापस जेल जाना पड़ता है। लेकिन जेल जाने के बाद या उसके जस्ट पहले भी उससे एक और औरत मिलने आती है और उसको अगेन वही सारी बातें करती है कि पेपर पे साइन वाइन कर दो, और बट वो अग्री नहीं करती है। अब उसे लेकर जाया जाता है एक मिलिट्री बेस में। इस मिलिट्री बेस के बारे में वो अभी थोड़ी टाइम पहले ही उस जर्नलिस्ट से बातचीत कर रही थी कि ये थोड़ा वियर्ड है ये बेस, और जानवर अजीब अजीब आवाज़ करते हैं इसके पास जाकर, और कोई भी जानता नहीं है कि इस बेस में असल में होता क्या है। उसको कहा जाता है कि या तो तुम्हें जेल में रहना पड़ेगा या तो तुम यहाँ पर आकर बतौर साइंटिस्ट काम कर सकती हो और अपनी साइंटिफिक नॉलेज का इस्तेमाल कर सकती हो। शर्त बस इतनी है कि तुम यहाँ से कभी निकल नहीं सकती। एक बार अगर तुम यहाँ पर आ गई तो तुम्हें यहीं पर रहना पड़ेगा, अपनी पूरी ज़िंदगी यहीं बितानी होगी। वेंजे जो है इस बात के लिए मान जाती है क्योंकि उसको भी शायद यही लगता है कि जेल में जाने से बेहतर है कि मैं यहाँ पर रहकर कुछ काम कर लूँ। वापस आ जाते हैं प्रेजेंट डे में। कहाँ पे हैं हम? ओह गॉड, ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने फ़ोटोज़ को आगे पीछे कर दिया। ओके, आ गए। वापस आ गए हैं हम, और यस। अरे ये फिर गड़बड़ कर दिया मैंने, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा ठीक है। सॉरी वापस हम आ गए हैं। वेरा के फ्यूनरल में हमें एक इंसान को दिखाया गया था जिसका नाम था माइक एवंस, और उसे एक हेलीकॉप्टर में जाकर बैठते हुए दिखाया जाता है। वो काफ़ी रईस लग रहा था, काफ़ी वेल्दी लग रहा था।
हमें ये भी पता चलता है कि इसे एक्चुअली 1984 के बाद देखा ही नहीं गया है पब्लिक में, और ये पता नहीं कहाँ छुप कर रहता है, या जो भी है रईस आदमी अपनी अलग ही दुनिया में रहता होगा। और ये वेरा से मिलने आता है, बेसिकली वेरा को देखने आता है उसकी डेड बॉडी को, और फिर चला जाता है। तो इसके बारे में भी जो डिटेक्टिव क्लेरेंस हैं उन्हें पता चल चुका है, और वो इनसे रिलेटेड भी जो इन्फॉर्मेशन है वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही उन्हें एक कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिलती है कि दुनिया के एक और हिस्से में एक और साइंटिस्ट ने ख़ुद को मतलब बेसिकली सुसाइड के आगे फेंक दिया है, वो खुद की जान ले ली है बेसिकली। और उससे पहले उसके पास एक हेलमेट था, एक शाइनी सा हेलमेट था जो उसने लगाया हुआ था उस साइंटिस्ट ने मरने से पहले। तो जो भी है आगे पता चलेगा। चीज़ें ना साथ ही साथ थोड़ी और भी अजीब होती जा रही हैं इस शो में, क्योंकि आपको ये पता चलता है कि जो जिन है वो वेरा की मॉम से मिलने जाती है, और वेरा की मॉम से उसकी नॉर्मली बातचीत होती है वैसे तो, लेकिन ये समझ में आता है इस सीन में कि ये जो वेरा की मॉम है वो वही लड़की है जिसका हमें पास्ट दिखाया जा रहा है साथ साथ, जिसका नाम है ये वेंचे। और वो बताती है जिनको कि वेरा मरने से पहले एक वीडियो गेम बहुत ज़्यादा खेल रही थी, और वो जिन को वही हेलमेट देती है, उसी तरह का शाइनी हेलमेट देती है जिस तरह का हमने थोड़ी देर पहले फ़ोटो में देखा था, जो क्लेरेंस के पास अवेलेबल थी। एक साइंटिस्ट ने मरने से पहले यही गेम खेला था, और वेरा भी यही गेम खेल रही थी। जिनके हाथ में जब ये हेलमेट आता है तो बतौर साइंटिस्ट वो एक्सपेरिमेंट करना चाहती है, उसे डर नहीं लगता, और सीधा इस हेलमेट को पहन लेती है, रिस्क लेती है, और पहुंच जाती है एक अलग सी दुनिया में, एक रियलिस्टिक वीआर वर्ल्ड में, एक वीआर गेम में। और इससे पहले कि वो यहाँ कुछ कर पाती या कुछ समझ पाती कि क्या हो रहा है, एक बड़ा सा सूरज आसमान में आता है और सब कुछ जला देता है। ऐसा लगता है कि कयामत की रात आ गई है। और गेम में मतलब जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर एक डेड बॉडी होती है जो अचानक से आंखें खोलती है। तो जिन तब जाके घबराती है और इस हेलमेट को उतारती है। तो काफ़ी अजीब था ये, क्या था ये। और स्पेशली ये कि ये जो वेरा की मॉम है ये वही वेंजे हैं जो उस मिलिट्री फैसिलिटी में काम कर रही है जो चाइना में 1960s में हुआ करती थी। खैर ऑगी जो है उसके पास चलते हैं। ठीक है, ये तो आपने देखा ही क्या होता है गेम में, सूरज निकलता है बड़ा सा और फिर कयामत ही कयामत। अब ऑगी पहुंच गई है सॉल के साथ अगली रात कहीं बाहर, ताकि आसमान को क्लियरली देख सके, और साथ ही उसको कहती है, सॉल को कहती है कि तुम नज़र रखना कि कुछ अजीब ना हो आसपास। सॉल साथ ही साथ ऑगी पर लाइन मारता रहता है, उसे कहता रहता है कि तुम मुझे किसी मकसद से यहाँ लेकर आई हो, और वो कहती है कि हम साइंस की वजह से यहाँ आए हैं, साइंस इज़ द रीज़न। तो साथ ही वो लोग आसमान में देखते हैं, जैसे ही टाइम होता है आसमान वाकई ब्लिंक करता है जैसे कि उसे बोला गया था। साथ ही उसके हाथ में ना एक सीरियल टाइप का कुछ क्या कहते हैं उसको, मैं चेक करके बताती हूँ। डिकोडर था, हाँ, सीरियल बॉक्स डिकोडर था कुछ, जो उसे उसी लड़की ने दिया था जो उसे पिछली रात मिली थी, और जिसने उसे कहा था कि आसमान पलके झपकाएगा। तो इसी डिकोडर की हेल्प कर लेते हुए सॉल आसमान के झपकने को डिकोड करता है, और वो कहता है ये किसी तरह का मोर्स कोड है, ये सिर्फ ऐसे ही नॉर्मल नहीं है। आसमान जो तारे बंद हो रहे हैं, बुझ रहे हैं, जल रहे हैं, बुझ रहे हैं, ये नॉर्मल नहीं है, और ज़रूर ये किसी तरह का मैसेज है। और इन्हीं तारों के झपकने को वो मॉर्स कोड के थ्रू कन्वर्ट करता है, और उसे पता चलता है कि ये एक तरह के नंबर्स हैं। वो इन नंबर्स को बोलता है, बताता है, और ऑगी को पता चलता है कि ये तो वही नंबर हैं जो उसको काउंटडाउन में नज़र आ रहे हैं। तो ये मैसेज उसी के लिए है। तो अब भले ही मैसेज उसके लिए है, लेकिन इसे देख सकती है पूरी दुनिया, क्योंकि हमें ये मतलब क्लेरेंस नज़र आता है, और क्लेरेंस का बॉस नज़र आता है, जो कि असल में गेम ऑफ थ्रोन्स के डावोस सीवर्थ हैं, और इस शो में उनका नाम थॉमस वेड है। वो भी इस आसमान को देख रहे हैं, तारों को जलता बुझता देख रहे हैं, और कहते हैं कि ये हमारा दुश्मन है, मतलब आसमान में ये जो कर रहा है वो हमारा दुश्मन है। और हमें ये पता चलता है कि ये जो शो है वो एक्चुअली एक एलियन शो है, क्योंकि
इसी एपिसोड में एक सीन दिखाया गया था फ्लैशबैक स्टोरी लाइन में, जब वेंजे चीफ इंजीनियर जो यहाँ पर थे उनसे पूछ रही थी कि भाई यहाँ पे हम करते क्या हैं, क्या हम मिज़ाइल्स बनाते हैं? और वो कहते हैं कि नहीं, मिज़ाइल्स कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वो तो हर कोई बनाता है, हम कम्युनिकेशन करते हैं यहाँ पर, और कम्युनिकेशन करने की कोशिश करते हैं उन लोगों के साथ जो बाहर हैं, मतलब धरती के बाहर हैं, whom एवर इज़ आउट देयर, ये बोलते हैं वो। तो मतलब एलियंस से रिलेटेड कुछ तो यहाँ पर हो रहा है जो समझ में आता है, लेकिन किताबों से भी काफ़ी कुछ तो मेल खाता है इस शो में। कुछ कुछ चीज़ें अलग भी हैं जिसके बारे में मैं आपको शॉर्ट में बता सकती हूँ। जो ओरिजिनल नॉवल है वो, मतलब वैसे तो 3 किताबें हैं ये, लेकिन जो उसमें ना एक ही कैरेक्टर है, वोंग मियाओ नाम का कैरेक्टर है, मेल कैरेक्टर है, और वो एक नैनोटेक एक्सपर्ट है, और वो खुद ही गेम भी खेलता है, जो वर्चुअल रियलिटी गेम जो हमें इस शो में दिखाया जा रहा है। लेकिन शो में इस एक कैरेक्टर को 3 लोगों में बांट दिया गया है, ऑगी, जैक और जिन। जैक वही है सैमुअल टार्ली, ठीक है। तो ऑगी जो है वो नैनोटेक रिसर्चर का रोल निभा रही है यहाँ पर। वैंग मियाओ जो है वो खुद भी नैनोटेक के लिए ही काम कर रहे थे, एक्सपर्ट थे। तो एपिसोड 5 तक की जो स्टोरी है इस सीज़न की, वो तो फर्स्ट बुक से ही ली गई है, लेकिन 5th एपिसोड के बाद जो कुछ भी होता है वो ऐसा लगता है कि सेकेंड और थर्ड की बुक से लिया जा रहा है, स्पेशली थर्ड बुक से लिया जा रहा है। और वेरा जो सुसाइड कमिट करती है, ये एक्चुअली बुक में किसी अलग ही कैरेक्टर ने सुसाइड किया होता है। तो चलिए, आई थिंक आपको ये फर्स्ट एपिसोड की स्टोरी समझ में आ गई होगी। मैं जो कहना चाहती थी, जो समझाना चाहती थी, वो क्लियर है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर पूछिए, और मैं समझाने की कोशिश करूँगी, क्लियर करने की कोशिश करूँगी नेक्स्ट एपिसोड में। और कुछ बोनस वीडियोस भी इस शो पर ट्राई करूँगी बनाना। आप प्लीज़ शेयर और लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करिए, ताकि मुझे सपोर्ट कर पाएँ। अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो यही एक चीज़ कर सकते हैं, लाइक करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए। ठीक है, चलिए, अपना ध्यान रखिए, बाय।